ईवीएम मशीन के बारे में जजमेंट दिया। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल पेपर ट्रेल मशीन से केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को दिए। इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी है। जिस किसी को भी चाहिए वो हम लोगों से ले सकते हैं। पैरा नंबर 29 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी मुक्त चुनाव नहीं हो सकता। फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ब्रीफ में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ईवीएम मशीन में घोटाला होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। जो लोग ऐसा कहते हैं, नहीं ईवीएम मशीन में कोई घोटाला नहीं होता, वो लोग गधे की औलाद है। और ये बात मैं ये जितने आप लोग सोशल मीडिया में देख रहे हो, ये जितने कवर हो रहा है, ये सारे देश दुनिया में लोग ये आवाज जा रही है, सारे देश दुनिया में। जो लोग ऐसा कहते हैं ये कोई गड़बड़ी नहीं होती है, वो सब गधे की औलाद है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे कोई गाली देने का शौक है, इस वजह से कह रहा हूं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान के अनुसार सबसे बड़ी अदालत है और उसके ऊपर कोई अदालत नहीं है। कितने पढ़े लिखे लोगों को यह जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला उसको कानून का दर्जा हासिल है। कितने पढ़े लिखे लोगों को यह समझ में आता है? अनपढ़ों को समझ में नहीं आता, ये तो चलो छोड़ो, उनको तो आता ही नहीं, उसका तो मैं सवाल ही नहीं उठा रहा। कितने पढ़े लिखे लोगों को यह बात समझ में आती है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ फैसला एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कानून का दर्जा हासिल है। तो 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो भारत में कानून है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने छानबीन करने के बाद कहा, ईवीएम मशीन की छानबीन करने के बाद कहा ईवीएम मशीन में फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। जो लोग ऐसा कहते हैं नहीं हो सकता, कितने लोगों ने छानबीन किया? अपनी राय बनाने के पहले कि नहीं हो सकती है गड़बड़ी, किसी ने ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती ये बात छानबीन करके बनाया ये राय है? किसी ने भी छानबीन करके नहीं बनाया। वो चुनाव आयोग तो किसी आदमी को ईवीएम को हाथ ही नहीं लगाने देती है। तो दूसरे लोगों के छानबीन का कहां सवाल आता है? सुप्रीम कोर्ट के पास तो सारे अधिकार है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, उसके पास तमाम प्रकार के छानबीन के पावर है। उसने तो छानबीन करके कहा ईवीएम मशीन में
फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, अर्थात घोटाला होता है। और ये बात कब कही जानते हो? सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कब कही? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया, उन्होंने सबूत पेश किए, सबूत के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया 2013 को, सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस इशू किया। सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उस समय सबसे बड़े ईमानदार आदमी देश के प्रधानमंत्री थे। सारे दुनिया के लोग कहते हैं बहुत ईमानदार आदमी है। नोटिस इशू हुई और केंद्र सरकार को नोटिस इशू हुई, चुनाव आयोग को नोटिस इशू हुई और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा जवाब दो। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने कहा जवाब दो। दोनों की बात सुप्रीम कोर्ट ने सुनी, दोनों की बात, सेंट्रल गवर्नमेंट की, चुनाव आयोग की, दोनों की बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। चुनाव आयोग की सुनने के बाद कहा। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग जाने के पहले अखबारों में बयान देता था ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं। अकेले ही बोलता था। जब छानबीन हुई सुप्रीम कोर्ट में तो चुनाव आयोग ईवीएम मशीन निर्दोष है साबित नहीं कर पाया। ये बात हमारे जो लोग यकीन करते हैं ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है, अरे ज्ञान छोड़ो, जानकारी तक है। ज्ञान की छोड़ो, जानकारी है। ज्ञान बहुत बड़ी बात है, जानकारी तक नहीं है। इसलिए कह रहा हूं वो सारे गधे की औलाद है। सबूतों के साथ कह रहा हूं, एक गधे की औलाद है। मेरे पास में इतने सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इतने सारे। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ बोल रहा हूं। साथियों, जब ईवीएम मशीन की छानबीन किए बगैर लोग यकीन करते हैं, इस वजह से आप लोगों के साथ धोखा हो रहा है। इस वजह से आपके पिछवाड़े में लात पड़ रही है और आप लात खाने के लायक ही हो। ऐसे लोग जो यकीन करते हैं, मैं तो ये कहता हूं कि ऐसे लोगों को 10 लात मारना चाहिए और 1 गिनती करना चाहिए, ऐसे नालायकों को। दूसरी बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि ये जो ईवीएम मशीन है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को ये निर्णय दिया, उस निर्णय में दूसरा और एक बड़ा निर्णय दिया। दूसरा बड़ा निर्णय क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने? चूंकि केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करने के लिए एक और मशीन लगानी होगी। उस मशीन का नाम है पेपर ट्रेल। एक और मशीन लगानी होगी। दूसरी मशीन लगाने का आदेश दिया। ये दूसरी मशीन इस बात का सबूत है
फिजिकल एविडेंस है ईवीएम मशीन में घोटाला होता है। पेपर ट्रेल मशीन और ईवीएम मशीन, इसमें क्या अंतर है? जब आप लोग पहले वोट डालते थे तो सबसे पहले क्या होता था? आप बैलेट पेपर पर वोट डालते थे। 2004 के पहले बैलेट पेपर होता था। जब आप वोट डालने के लिए जाते थे तो बूथ के जो कर्मचारी हैं आपको बैलेट पेपर देते थे। देने के बाद आप उसको देखते थे, ऐसा देखते थे दोनों आंखों से। आंख कमजोर है तो चश्मा लगाकर देखते थे ताकि ठीक से दिखाई दे। देखते थे नाम क्या है खड़े रहने वाले लोगों का, आंखों से। फिर देखते थे चुनाव निशान क्या है, ऐसा करते थे ना। चुनाव निशान क्या है तो देखते थे गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, समझ में आए इसलिए। मुझे नहीं समझना है, मैं समझ चुका हूं। मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैं कोई भाषण करने वाला आदमी नहीं हूं, मैं भाषण नहीं करता हूं। मैं सारे देश भर में जो चीजें लोगों को समझ में नहीं आती है वो समझाता हूं, तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। आप देखते हो चुनाव निशान क्या है, फिर देखने के बाद सोचते थे किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे। चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया जाए। हंसने के लिए नहीं कह रहा, एक सैंपल समझा रहा हूं आपको। चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया जाए। तो फिर क्या करते थे आप? तो पहले वो स्टैंप होता था, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, सिक्का होता था। अरे शायद नहीं, ऐसा करते ना। तो सारी एक्शन करके बताना पड़ेगा भाई, तब जाके समझ में आएगा हमारे लोगों को। फिर ऐसा करते थे, हाँ लग गया, शायद लग गया। फिर देखते थे कुत्ता, हाँ कुत्ता यहां, हाँ बराबर लग गया है जहां मैं लगाना चाहता था। तो आपको गारंटी होती थी यहां बराबर कुत्ते को ही लग गया है। फिर आप क्या करते थे? ऐसा फोल्ड करते थे, बड़ा हो गया, फिर छोटा करते थे, फिर और छोटा करते थे, और छोटा करने के बाद बैलेट बॉक्स में डालते थे। डालने के बाद निश्चिंत हो जाते थे कि मैं जिस कुत्ते को वोट डालना चाहता था उस कुत्ते को मेरा वोट जमा हो गया। इंश्योर होता था, खातरी होती थी, गारंटी होती थी कि मैं जिसको वोट डाल रहा हूं मेरा वोट उसी के नाम पर जमा हो गया। ये होता था बैलेट पेपर में, ठीक है। अब ईवीएम आ गया, आपको ईवीएम भी बताता हूं, फिर समझ में आएगा ना भी क्या मामला है। ईवीएम आ गया। ईवीएम में आप वोट डालने के लिए गए। ईवीएम में वोट डालने के लिए जाने के बाद आपने बटन दबाया, दिख नहीं रहा है किसको चला गया वोट। मैं पंजे पे लगा रहा हूं, हाथी पे लगा रहा हूं, साइकिल पर लगा रहा हूं, कमल के फूल पर लगा रहा हूं, दिख नहीं रहा साला ये गया किसको। सोच कहां गया भाई। कर्मचारी आप हो गए, हो गया, हाँ हो गया, इधर उसको आंखों से जो ईवीएम मशीन होता था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये ईवीएम मशीन पारदर्शी नहीं है। पारदर्शी नहीं का मतलब है वोटर्स को बटन दबाने के बाद उसी निशान पर स्टैंप लग गया है, ये आंखों से दिखाई नहीं देता। और वो वोट ईवीएम मशीन के अंदर चला जाता है। ईवीएम मशीन के अंदर जाने के बाद ईवीएम मशीन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, वहां जमा होता है। सारे दुनिया के एक्सपर्ट, मैं नहीं, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं,
सारे दुनिया के एक्सपर्ट कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो ट्रांसफरेबल होता है। समझ लो, बहुत फंडामेंटल बात बता रहा हूं क्योंकि हमारे लोगों को मालूमात नहीं है। जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है, सारे दुनिया के एक्सपर्ट मानते हैं। एक ट्रांसफरेबल होता है तो क्या होता है, आपने साइकिल पर, हाथी पर या किसी और पर दबाया, वो किसी और में जाके जमा होता है। मान लो पंजे का स्टैंप है, कमल के फूल में जाके जमा होता है। चूंकि वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, आंखों से ईवीएम मशीन के अंदर है, बाहर दिखाई नहीं देता है। बैलेट पेपर पर तो सारी चीजें आंखों से दिखाई देती थी। आपको कंपैरिजन करके समझा रहा हूं। बैलेट पेपर पर दोनों आंखों से दिखाई देती थी। चश्मे का नंबर कम है तो चश्मा लगाकर आप देखते थे, मगर देखकर ही करते थे। ईवीएम मशीन में आपका वोट कहां जमा हो गया है, कहां पर स्टैंप लगा, दिखाई नहीं देता, इसलिए वो दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाता है। ये 2004 में हुआ, ध्यान रखो, 2004 में हुआ। पहली बार सारे देश भर में ईवीएम मशीन लगाया गया 2004 को। 2004 में ऐसा हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा था, मगर अटल बिहारी वाजपेयी को मालूम नहीं था ईवीएम में घोटाला किया जा सकता। 84 में कांग्रेस ने ईवीएम मशीन लाया, कांग्रेस को मालूम था घोटाला किया जा सकता है। 2004 में कांग्रेस ने घोटाला करके सरकार बनाई। 2009 में कांग्रेस ने घोटाला करके सरकार बनाई। 4 और 9 सारा का सारा डाटा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और जीवीएल नरसिंह राव ने इकट्ठा किया घोटाले का, और वो सुप्रीम कोर्ट को दिया, जिसके आधार पर 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा केवल ईवीएम से नहीं चलेगा, पेपर टेल लगाना होगा। 8 अक्टूबर 2013 पेपर टेल लगाने का ऑर्डर दिया। 2014 में मई महीने में लोकसभा का चुनाव हुआ। चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन लगाया ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद नहीं लगाया ही नहीं। अब लगाया कि नहीं लगाया लोगों को मालूम ही नहीं। क्यों मालूम नहीं? लोगों को यही मालूम नहीं है कि 8 अक्टूबर को 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया। क्यों लोगों को मालूम नहीं है? क्योंकि 8 अक्टूबर 2013 को इतना बड़ा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लैंडमार्क जजमेंट दिया, ईवीएम में घोटाला होता है निर्णय दिया। अखबार वालों ने एक लाइन की खबर नहीं छापी, टीवी वालों ने एक लाइन की खबर नहीं छापी। अखबार वालों ने फ्रंट पेज पर तो बड़ी लीड न्यूज छापनी चाहिए थी, एडिटोरियल लिखना चाहिए था, एक्सपर्ट्स ओपिनियन लिखना चाहिए था। अरे तो छोड़ो, एक लाइन की खबर नहीं छापी, फ्रंट पेज पर छोड़ो, अखबार के पिछवाड़े में भी नहीं छापी। पिछवाड़ा समझते हो? अखबार का पिछवाड़े में भी नहीं छापी।
जब अखबारों ने और प्रिंट मीडिया ने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने खबर ही नहीं छापी तो भारत के प्रजा को मालूम ही नहीं है कि ईवीएम में घोटाला होता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उसे रोकने के लिए पेपर टेल लगाया, एक खबर ही नहीं है। तो चुनाव आयोग ने लगाया नहीं लगाया, इसका पता कैसे चलेगा? अरे समझ आ रहा है? जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर दिया, इसकी खबर ही प्रजा को नहीं है, तो लोगों को लगाया इसका भी पता नहीं चल सकता, नहीं लगाया इसका भी पता नहीं चल सकता, क्योंकि लोगों को खबर ही नहीं है कि ऐसा कोई ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया। चुनाव आयोग ने लगाया नहीं पेपर टेल मशीन। पेपर टेल मशीन नहीं लगाया, इसका क्या मतलब है? तो मैंने इन मशीनों के नाम रखे हैं। ईवीएम मशीन मीन्स घोटाला करने वाली मशीन, पेपर टेल मशीन मीन्स घोटाला पकड़ने वाली मशीन। तो चुनाव आयोग ने घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाया ही नहीं 2014 में। क्यों नहीं लगाया? कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस में गठबंधन हो गया इस मुद्दे पर कि 2004-2009 में आपने घोटाला किया, हम चुप रहेंगे इस आधार पर कि हम भी 2 बार घोटाला करेंगे। आरएसएस के पास कांग्रेस के लोग गए, कांग्रेस के लोगों को आरएसएस ने कहा कि अडवाणी जी इसके विरोध में देशव्यापी रथ यात्रा निकालने वाले हैं, इससे देश खतरे में पड़ेगा, सारे देश भर में आग लग सकती है, देश खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए अडवाणी जी को रोकना होगा। आरएसएस ने कहा रोकेंगे, हमें क्या फायदा होगा? कांग्रेस ने कहा आप राष्ट्रवादी हो, आप बहुत सज्जन लोग हो, हम तो कांग्रेस के लोग हैं, हम तो 2 नंबरी लोग हैं, मगर आप तो राष्ट्रवादी लोग हो, आप तो बड़े सज्जन लोग हो, आप तो इतने सज्जन हो कि आप जूते चप्पल डाले बगैर चलते हो, कितने सज्जन लोग हो आप, इतने धार्मिक लोग आप। तो आपको क्या फायदा होगा, ये सवाल आपको नहीं पूछना चाहिए। आरएसएस ने कांग्रेस को कहा ए छोड़ो, हम कितने सज्जन हैं, कितने राष्ट्रवादी है, ये तो लोगों को बताने के लिए न है, लोगों को गधा बनाने के लिए न है। आप भी जानते हो हम कितने सज्जन हैं, कितने राष्ट्रवादी है, और हम भी जानते हैं तुम कांग्रेस वाले कितने अच्छे लोग हो, कितने सेकुलर लोग हो, हम भी जानते हैं। ये छोड़ो, ये सब्जेक्ट छोड़ो, हमें फायदा क्या हो? कांग्रेस ने कहा ऐसा करो, एक बार आप घोटाला करके चुनाव जीतो 2014 में, सरकार हमारी है, मदद हम करेंगे। आरएसएस ने कांग्रेस को कहा आपने 2 बार घोटाला किया और आप हमको कई बार घोटाला करने के लिए कह रहे हो। बराबरी की बात नहीं है, बराबरी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। आपने 2 बार घोटाला किया, हमको भी 2 बार अवसर मिलना चाहिए। कांग्रेस ने आरएसएस को कहा आप भी हमारी तरह घोटाला करना चाहते हैं 2 बार। वो करना चाहते नहीं, बराबर, घोटाले में भी बराबरी होनी चाहिए। ओके ठीक है, कांग्रेस ने कहा ओके। अडवाणी ने इस बात को नहीं माना आरएसएस की, तो आरएसएस ने अडवाणी को बदल दिया। बताया आप लोगों को, अडवाणी जी की तबीयत बहुत अच्छी थी, अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी, घुटने को प्लास्टिक लगाया था, फिर भी आरएसएस ने अटल बिहारी वाजपेयी को 2004 का चुनाव उसके नेतृत्व में लड़ने के लिए अलाउ किया था। मगर अडवाणी जी की तबीयत बहुत बेहतरीन थी, फिर भी अडवाणी को आरएसएस ने प्रधानमंत्री बनने के लिए, कैंडिडेट बनने के लिए अलाउ नहीं किया 2014 में।
और क्योंकि अडवाणी ने नहीं माना आरएसएस की बात को, तो नरेंद्र मोदी को लाया गया। नरेंद्र मोदी को लाने के पीछे एक मकसद था आरएसएस का कि हम ईवीएम में घोटाला करके सरकार बनाएंगे। तो जनता के मन में आशंका पैदा हो सकती है कि अगर बीजेपी को अटल बिहारी और अडवाणी दोनों लोग मिलकर कैंपेन चलाते थे, फिर भी 186 से ज्यादा सीटें कभी चुनकर नहीं आई। दोनों बड़े नेता चुनाव लड़ते थे, फिर भी केवल 186 सीटें जीती। अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं और अगर पूर्ण बहुमत मिलता है तो लोगों के मन में आशंका पैदा हो जाएगी। तो इस आशंका को दूर करने के लिए एक ओबीसी का आदमी देश का प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया जाए, ताकि लोगों को यह कहा जा सकता है कि नहीं नहीं, ये ईवीएम में घोटाला करके नहीं हुआ। 52% ओबीसी के आदमी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया, इसलिए 52 ने हमको वोट दिया, इसलिए हम चुनाव जीते। और नरेंद्र मोदी को उसके नेतृत्व में 283 सीटें 2014 में चुनकर आई। सिंपल मेजॉरिटी के लिए 272 सीटें चाहिए थी। अटल बिहारी और अडवाणी दोनों मिलकर 186 तक ही चुनकर ला सके थे। अकेले नरेंद्र मोदी 283 सीटें चुनवा कर लाए और आरएसएस ने मीडिया के द्वारा प्रोपेगेंडा किया, ओबीसी के लोगों ने वोट दिया, ओबीसी के लोगों ने वोट दिया, इसलिए हमको बहुमत मिला। ईवीएम के घोटाले पर पर्दा डालने के लिए ऐसा किया गया। साथियों, जब ऐसा किया गया और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया, आपको सुनकर हैरानी होगी, यदि ये ईमानदारी का चुनाव था तो पेपर ट्रेल मशीन क्यों नहीं लगाया? केवल ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव क्यों करवाया गया? अगर ये ईमानदारी का चुनाव था तो घोटाला पकड़ने वाली मशीन, पेपर ट्रेल मशीन क्यों नहीं लगाया? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, फिर भी क्यों नहीं लगाया? चुनाव आयोग ने सोचा नहीं लगाते हैं तो चुनाव आयोग पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की केस चलेगी। नहीं लगाए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 6 महीने की सजा होगी। कितनी होगी? 6 महीने की सजा होगी। अगर पेपर ट्रेल मशीन लगाते हैं और पेपर ट्रेल मशीन में कागजी एविडेंस जो है वो ईवीएम मशीन में घोटाला हुआ, ये पेपर ट्रेल मशीन के कागजी एविडेंस से प्रूव होता है। अगर प्रूव हो गया तो चुनाव कमिश्नरों पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, फिर 6 महीना नहीं, फांसी की सजा होगी। चुनाव कमिश्नरों ने सोचा नहीं लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार तो 6 महीना ही होगा। लगाते हैं और अगर वामन मेश्राम जैसा पागल आदमी सुप्रीम कोर्ट में जाकर फिर सीज कर देता है ईवीएम मशीन को, रिकाउंट का ऑर्डर लाता है जो ऑलरेडी है, तो फांसी पर चढ़ जाएंगे। चुनाव कमिश्नर को फांसी की सजा हो जाएगी। ए वामन मेश्राम कोई मैनेज होने वाला मामला थोड़ी है। किसी की ताकत तो है नहीं कि वामन मेश्राम को मैनेज कर ले। मैं तो गुजरात के भी जेल में जाके आया हूं। लोग गुजरात में जेल में जाके ले गए, अरे मेरे को जेल में डालो भाई, कोई मेरे को जेल में लेके जाता। मैं खुद ही अरेस्ट कर लिया गुजरात में, तो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर मेरे पास आकर कुर्सी पे बैठा, कहने लगा आज तो आप हीरो हो गए। मैंने कहा क्यों? सारे देश भर से टेलीफोन आ रहे, हमको तो मालूम ही नहीं था, सारे देश भर से टेलीफोन आ रहे। मैंने कहा गांधी जी जेल में जाते थे और हीरो होते थे तो आपको अच्छा लगता था, मैं हीरो हो गया तो आपको थोड़ा मिर्ची लग रही है। कमिश्नर साहब कहा कि नहीं नहीं, ये मिर्ची की बात नहीं है,
मगर आप इतने बड़े नेता, ये हमको मालूम पड़ गया। जेल में जाते जाते गांधी जी महान हो गए, साले हम कौन से छोटा होने वाले हैं? हम कौन सी चोरी करके जेल में जा रहे हैं? हम कौन सी ठगी करके जेल में जा रहे हैं? हम संविधान के रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल में जा रहे हैं। नगर में हमारा एक कार्यकर्ता ने ईवीएम फोड़ दिया, उसको मेरे, अरे अकेले काय को फोड़ा यार तू है? अकेले ने फोड़ दिया। अरे अकेले से क्या होगा? नहीं, बड़े को गुस्सा आ गया, फोड़ दिया। तो क्या हुआ? मैंने पूछा क्या हुआ? केस हो गया। आगे क्या हुआ? निर्दोष हो गया। वो वहां भाषण ना करके वो बोल रहा था, तो छोड़ दिया। पुलिस वाले ये प्रूव नहीं कर पाए कि ईवीएम मशीन में घोटाला नहीं होता, निर्दोष छोड़ दिया कोर्ट ने। साथियों, मैं आप लोगों को बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और इस तरह से 2014 में पेपर ट्रेल मशीन चुनाव आयोग ने नहीं लगाया, और 2015 में भी नहीं लगाया, 2016 में भी नहीं लगाया। जब 2016 में भी नहीं लगाया तो मैं सुप्रीम कोर्ट गया। 2016 में फिर मैं सुप्रीम कोर्ट गया, ये दूसरा जजमेंट। और सुप्रीम कोर्ट में मैंने जाकर कहा कि जज साहब, ये आपका फैसला है, ये 8 अक्टूबर का, और चुनाव आयोग इस पर अमल नहीं कर रहा है। नोटिस इशू हुआ, चुनाव आयोग को बुलाया। चुनाव आयोग का वकील कोर्ट में कहने लगा, जज साहब, ए वामन मेश्राम चुनाव आयोग को ऐसे ऐसे लेटर लिखता है, ऐसे ऐसे लेटर लिखता है, ऐसे ऐसे लेटर लिखता है। जज ने पूछा, कैसे कैसे लिखता है? तो चुनाव आयोग के वकील ने कहा, जज साहब पढ़ के सुना? पढ़ के सुना। पढ़ने लगा, उसमें मैंने लिखा था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया पेपर टेल लगाने का, नहीं लगाया। अरे ये तो हमारा ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अरे तो हमारा ऑर्डर है, ये तुमने नहीं लगाया, ये वामन मेश्राम कह रहा है, तो हमको कहना चाहिए वामन मेश्राम कह रहा है। बंद कराओ, बंद कराओ। ऑर्डर पास कर दिया, ये ऑर्डर पास कर दिया। 24 अप्रैल 2017 2019 के लोकसभा चुनाव में 100% पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा, घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। घर की बातें नहीं कह रहा हूं, मैदान में भी लड़ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में कोई केस लेकर जाना, अगर आपके पास सबूत नहीं है तो जज आपकी फाइल वकील के मुंह पर फेंक के मारता है। किसी को पता? कोई आदमी गए हैं सुप्रीम कोर्ट में? इसका मतलब क्या जानते हो? इतने सबूत दिया सुप्रीम कोर्ट को, इतने सबूत दिया, और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 2017 को मेरे फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। मेरे में कानून और संविधान के दायरे में लड़ रहा हूं। कानून और संविधान के विरोध में वो लोग काम कर रहे हैं, मैं कानून और संविधान के दायरे में रहकर लड़ रहा हूं। यही बात सारे देश भर में शांतिपूर्ण तरीके से आर्टिकल 19 के तहत जो मुझे संविधान ने अधिकार दिया, उसके तहत कार्यक्रम लगा रहा हूं। संविधान में जो आर्टिकल 19 है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसके तहत लगा रहा हूं ये सारी सभाएं सारे देश भर में।
ये किसी के बाप का दिया हुआ नहीं है, ये मेरे बाप का दिया हुआ है, ऐसा मैं कह सकता हूं। जो हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी, मैं वहां कार्यक्रम करने के लिए रोहतक गया, उन्होंने परमिशन नहीं दिया तो ये आरएसएस की औलाद थी, मुख्यमंत्री टक्कर वहां का है। तो मैंने सोचा तो आरएसएस की औलाद है, तो तेरे माँ बाप आरएसएस के लोग हैं, तो साले तेरे को क्या पकड़ने का, तेरे बाप को ही पकड़ता हूं। तेरे बाप को पकड़ूंगा तो बच्चा अपने आप जमानत के लिए आ जाएगा। तो आरएसएस का हेडक्वार्टर परमिशन नहीं दिया हरियाणा में। मैं आरएसएस के हेडक्वार्टर पर गया, 3.5 लाख लोग वहां इकट्ठा थे और इधर से भंडारा, गोंदिया और नागपुर चारों ओर से 200 किलोमीटर तक हमारी गाड़ियां खड़ी थी। पुलिस कमिश्नर ने नागपुर में आने के लिए पाबंदी लगाई, 8,500 पुलिस लगाए, 3.5 लाख लोग इकट्ठा हुए। फडणवीस होम मिनिस्टर 2 और मिनिस्टरों के साथ हमारे रैली को मॉनिटर कर रहा था। फडणवीस ने कमिश्नर को मेरे पास भेजा, कमिश्नर मेरे पास आया। जब कमिश्नर मेरे पास आया तो मुझे हैरानी हुई कि कमिश्नर इंस्पेक्टर को टेलीफोन करके बोल सकता था कि वामन मेश्राम को गाड़ी में डालो, कमिश्नर ऑफिस ले आओ। इतना पावर तो कमिश्नर के पास होता है, इतनी तो कल मेरे पास है। तो मैंने इंस्पेक्टर को पूछा, अरे ये कमिश्नर साहब क्यों आए? और फिर ये 200-300 पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों को लेकर आए, इतने सिक्योरिटी में क्यों आए कमिश्नर साहब? कहा कि सारा नागपुर आपने लोगों ने घेर लिया है, आपके लोगों ने सारा का सारा नागपुर घेर लिया है। तो फिर 200-300 पुलिस लोग, पैरामिलिट्री फोर्सेस लेकर कमिश्नर साहब नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? उनके जान को खतरा हो गया कमिश्नर साहब की। कमिश्नर साहब मुझे बुलाया और पूछा, आगे आपका क्या करने का इरादा है? अरे मैंने कहा, कमिश्नर साहब इधर पुलिस स्टेशन में आपने मुझे डिटेन करके रखा, मैं मैदानी जंग में नहीं हूं, फिर बताता आपको क्या करता। मैं इधर हूं पुलिस चौकी में, और आप मुझे इसलिए मिलने के लिए आए कि वो 3.5 लाख लोग आपके नियंत्रण के बाहर है, आपकी सुन नहीं रहे हैं, इसलिए ना आप मेरे पास आ रहे। मेरी मदद चाहते हैं ना आप मेरी मदद चाहते ना कि आपके लोग हैं, आप कंट्रोल करो, हमारी तो आपके लोग सुन नहीं रहे, यही ना कहना चाहते हो आप? अगर यही बात आप कहना चाहते हो तो ये तो पहले दिन से कह रहा हूं कि मुझे अंदर मत डालना, तो लोग कंट्रोल में नहीं रहेंगे। बाहर रखोगे तो मैं तो कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करने वाला आदमी हूं, मैं कोई हिंसा करने वाला आदमी नहीं हूं। फडणवीस ने कहा हिंसा होगी, इसमें माओवादी लोग हैं, इसमें नक्सलवादी लोग हैं। फडणवीस पर नागपुर हाईकोर्ट में केस दायर कर दिया। बता, तेरे साले बाप की औलाद है तो उसमें माओवादी थे, उसमें नक्सलवादी थे, बता। तो फडणवीस को जवाब देना पड़ेगा। होम मिनिस्टर होने का क्या मतलब है? कुछ भी बकवास करेगा, झूठ बोलेगा, डिफेमेशन करेगा। डिफेमेशन का केस दायर कर दिया फडणवीस। और साथियों, फडणवीस ने आरएसएस के हेडक्वार्टर को मैसेज दिया कि ये लोग अनियंत्रित है, ये लाखों की संख्या में कभी भी आरएसएस के हेडक्वार्टर में पहुंच सकते हैं, आप आरएसएस के हेडक्वार्टर को लॉक लगाओ और वहां से भाग जाओ। आरएसएस के लोगों ने लॉक लगाया और भाग गए। वहां जो ड्यूटी करने वाला इंस्पेक्टर था उसने मुझे बताया, किसी को नहीं बोलोगे तो बताता हूं। मैंने कहा मैं नहीं बोलता। कहा कि वो लॉक लगा के भाग गए। मैंने कहा तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगा, मगर लोगों को जानकारी देना पड़ेगा। साथियों, वो लॉक लगा के भाग गए आरएसएस के लोग वहां से, हेडक्वार्टर से। अभी खबर आ रही है
कि आरएसएस के लोग नागपुर से हेडक्वार्टर अयोध्या लेके जा रहे हैं। नहीं, समझ में नहीं आ रहा आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा। मैंने अयोध्या के लोगों को बोल दिया है, वो आ रहे हैं, जरा स्वागत कर लेना। सारे देश भर में मैं हूं, पता होना चाहिए। अयोध्या में भी हूं, फैजाबाद में अयोध्या है, उधर भी मैं हूं, और लाखों की कई लाख लोग जो हैं वहां घेर लेंगे। जब तक तुम संविधान को मानने की शपथ और अमल करने का काम नहीं करते हो, मैं तुम लोगों का पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में बोलने वाला नहीं हूं। संविधान बचाने के लिए जंगे मैदान में उतरने वाला हो, केवल बयानबाजी करने वाला नहीं हो। तो बयानबाजी करने वाले बहुत है, उनके पास है भी कुछ नहीं। दो 2014, 2015, 2016 जब उन्होंने पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया तो मैंने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाया 2019 में 100% पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। आया ऑर्डर। ऑर्डर आते ही सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की, अपोजिशन पार्टी कांग्रेस, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों ने, बीजेपी ने, आरएसएस ने कांग्रेस को कहा भाई हमारी मदद करो। कहा कि सरकार तुम्हारी है, प्रधानमंत्री तुम हो, जो करना चाहो करो, तुम्हारे पास पावर है। कहा कि नहीं, वो तो वामन मेश्राम है भाई, उसकी टांग जो है वो डबल हड्डी की है, सिंगल हड्डी की नहीं, वो रोक नहीं लगा सकते, इतना आसान नहीं है, आप मदद करो। फरवरी 2019 में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। अभिषेक मनु संघवी, आजकल अखबार में कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु नाम आ रहा है आजकल। भारत में जो 10 बड़े वकील हैं, उस 10 बड़े वकीलों में अभिषेक मनु संघवी और कपिल सिब्बल, ये बड़े वकील, वो कोर्ट में बहस कर रहे हैं शिवसेना के मुद्दे पर। आप लोग पढ़ रहे होंगे, आप लोगों को जानकारी है कि नहीं मालूम नहीं, मैं तो जानता हूं, सुप्रीम कोर्ट में केसेस लड़ता हूं। तो अभिषेक मनु संघवी ने फरवरी में कांग्रेस के तरफ से केस दायर किया और उस केस में लिखा 50% मिलान करा दो, 50% मिलान करा दो। हमारे वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील ने कहा, वकील साहब, कांग्रेस के वकील का, वकील साहब आप 50% की मांग कर रहे हो, ये 2017 का जजमेंट है और 8 अक्टूबर का भी जजमेंट है, 100% रिकाउंटिंग का ऑर्डर है, पेपर ट्रेल मशीन के 100% रिकाउंटिंग का ऑर्डर है, आप 50% की मांग कर रहे हो। अभिषेक मनु संघवी को सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील ने कहा आप 50% की मांग कर रहे हो, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का 100% का ऑर्डर है। क्या आपको 50 ज्यादा होता है, 100 कम होता है, ऐसा मानते हो? ये सारी मूर्खता की हद हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को 100 ज्यादा होता है, 50 कम होता है, ये समझ में नहीं आता। अरे हमारे पास 100% का ऑर्डर है, आप 50% की मांग कर रहे हो। दूसरा, 100% रिकाउंटिंग का ऑर्डर है और आप मिलान करने की बात कर रहे हो 50%। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे इस केस में, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे। एक औरत ने रंजन गोगोई पर आरोप लगाया, जब हमारी केस चल रही थी, आरोप लगाया ये जज ने विनय भंग किया।
तो इतना बड़ा आरोप हो गया, सारे देश के अखबारों में खबर आई, फ्रंट पेज पर खबर आई, तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो आरोपी हो गया। आरोपी आदमी जजमेंट नहीं दे सकता। सेकंड इन कमांड जस्टिस बोबड़े, जो आरएसएस के वकील विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, संस्थापक अध्यक्ष थे, उसका पोता जस्टिस बोबड़े सुप्रीम कोर्ट में दूसरे नंबर का जज था, जो बाद में चीफ जस्टिस हो गया। उसके नेतृत्व में 7 जज का बेंच बैठा और 7 जज के बेंच ने जस्टिस गोगोई को निर्दोष छोड़ दिया। ये जस्टिस गोगोई निर्दोष है। जस्टिस बोबड़े ने उस औरत की इंक्वायरी करने के लिए जस्टिस पटनायक की जिम्मेदारी लगाई, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की। जस्टिस पटनायक ने उस औरत को भी निर्दोष छोड़ दिया। जुडिशियल हिस्ट्री में आरोप करने वाला भी निर्दोष, आरोपी भी निर्दोष, ऐसा दुनिया के जुडिशियल हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं। ऐसा हुआ जब मैंने ये खबर देखा, खबर सुना, तब मुझे समझ में आया खिचड़ी पक गई है, पर्दे के पीछे खिचड़ी पक गई है। और 8 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, अभिषेक मनु संघवी के केस में, कांग्रेस के केस में 50% मिलान नहीं होगा, 1% होगा। ये 1% में ये चोरी पकड़ो। मेरे पास 100% का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया 1% का। मेरे पास ऑर्डर की कॉपी है, ये सारी कॉपी है, सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया 1% का। जब 1% का ऑर्डर दिया तो 1% के आधार पर अब यह घोटाला कैसे पकड़ा जाए, एक बात। दूसरी बात, एक समस्या है, उसका समाधान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 100% रिकाउंटिंग का। जब सुप्रीम कोर्ट ने 100% रिकाउंटिंग का ऑर्डर दिया तो दोबारा उसी केस को लेकर, मिलान करने की केस लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाने की क्या जरूरत थी? एक ही मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। अगर फैसला दिया हुआ है तो दोबारा उसी केस में सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर जाने की क्या जरूरत थी? देश में क्या चल रहा है मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कितनी भयानक बातें चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे पर हियरिंग ही नहीं करनी चाहिए थी, बोलना चाहिए था, इस पर तो जजमेंट हो गया है। हियरिंग हुआ, 1% का ऑर्डर दिया,